Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC Economic syllabus. So in this lecture, we will study the impact of savings on developed countries and developing countries. दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पे डिफरेंट इम्पैक्ट होता है सेविंग्स का. सो फर्स्ट स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सेविंग्स इन डेवलप्ड कंट्रीज. दिस इज ऑल्सो नोन एज द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट and it was given by J.M Keynes, a famous American economist. डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जब सेविंग्स इंक्रीज होती है, इसका मतलब लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं एंड दे विल स्पेंड लेस. If they will spend less, then demand for goods and services will also decrease and the demand will shrink. Now the actual demand will be something like this. डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज डिमांड और सप्लाई लगभग बराबर ही होती हैं. जितनी सप्लाई होगी उतनी ही डिमांड होगी, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी. दैट्स वाई इनिशियली मैंने ये दो इक्वल सर्कल्स बनाए थे. नाउ सपोज द इन दिस इकोनॉमी देयर इज अ डेवलप्ड कंट्री एंड इन इट्स इकोनॉमी सेविंग्स इंक्रीज हो गई हैं जिससे कि डिमांड श्रिंक हो गई है. नाउ डिमांड तो श्रिंक हो गई. नाउ दिस इज द न्यू डिमांड. हाउएवर द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज स्टिल द सेम एंड देयर इज सरप्लस सप्लाई इन द इकोनॉमी. तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है. इससे क्या होगा? इससे जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे. जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई विज़ेवी देयर डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइसेस फॉल होते हैं. साथ ही साथ डिमांड कम होने से लोग गुड्स को सर्विसेज को कम परचेज करेंगे. दैट्स वाई ग्रोथ भी डिक्लाइन होगी. देयरफॉर इस इकॉनमी के अंदर डिमांड श्रिंक हो गई है बट देयर इज अगेन इनफ प्रोडक्शन कैपेसिटी लेफ्ट. द सप्लाई इज इनफ. देयरफॉर जो बिजनेसमैन होंगे क्या वो इन्वेस्ट करेंगे फर्दर? ऑलरेडी इतनी सप्लाई है जो कि एग्जिस्टिंग ये जो छोटी डिमांड है, श्रंक डिमांड है, इसको ऑलरेडी पूरी करने इससे ज़्यादा सप्लाई ऑलरेडी अवेलेबल है. सो द बिजनेस पीपल विल नॉट इन्वेस्ट फर्दर बिकॉज देयर इज ऑलरेडी इनफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. देयरफॉर इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो डिक्रीज. देयर इज डिक्लाइन इन द इन्वेस्टमेंट. और जब इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होगी तो ग्रोथ विल ऑल्सो डिक्लाइन. देयरफॉर इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज हायर सेविंग्स आर नॉट डिजायरेबल. देयरफॉर जब सेविंग्स इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट will decrease, growth will decrease, and demand will also decrease, and this will lead to a recession kind of situation. The developed countries already have enough production capacity. That's why they are developed. And if the existing capacity remain unutilized due to low demand, then new investment is not made, thus leading to decline in growth. जो भी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया, that is the written explanation for this. The Great Depression of 1930 is example of this. In this Great Depression, there was lack of aggregate demand in the economy. So, Great Depression को overcome करने के लिए economist J.M Keynes ने suggest किया that government through public expenditure should increase the aggregate demand in the economy. Therefore, government should intervene in the economy and it should spend money so that aggregate demand increases. इसलिए यूएस इकोनॉमी ने वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी और जिससे कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई एंड देन दे वर एबल टू इंक्रीज द डिमांड इन द इकोनॉमी. नाउ लेट अस स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सेविंग्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है. Unlike developed countries where demand and supply are normally equal, developing countries के अंदर supply is generally less than the demand. ऐसा क्यों होता है? This is mainly because of two reasons. Why relatively high demand in developing countries? One reason is the high population. जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा goods और services की demand होगी. And the second important reason is the budgetary deficit. बजटरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे बोरो मनी टू फाइनेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो पैसा बोरो करती है. जो गवर्नमेंट है वो इट बोरोज मनी एंड इट यूजेस दिस मनी टू फाइनेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डैम्स, रोड्स, हाईवेज,
रेलवेज एट्सेट्रा। इन वेरियस प्रोजेक्ट्स के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनकी स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होगी, और स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होने से इकोनॉमी के अंदर डिमांड जनरेट होगी। नाउ व्हाई डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू बोरो मनी? इट इज़ बिकॉज क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू अर्न करने का सबसे मेजर सोर्स होता है टैक्सेशन, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के अंदर जहाँ पर लोग पहले से ही पुअर हैं, तो वहाँ पर टैक्स रेवेन्यू भी इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो डिमांड फॉर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको मैच करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द RBI। तो इस बोरोइंग को ही हम बजटरी डेफिसिट कहते हैं। देयरफॉर इन डेवलपिंग country, demand is more than the supply, and there is less productive capacity in comparison to the demand. Therefore जब savings increase होंगी तो there will be reduction in the demand, तो demand reduce होगी, और reduce होने के बाद the reduced demand looks like this. But this reduced demand is still higher than the available supply in the economy. तो डिमांड के रिड्यूस होने से प्राइसेस तो डेफिनेटली कम हो जाएंगे, बट there will still be growth in the economy because there is enough demand in the economy, and जो productive capacity है वो अभी भी उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रही है। therefore जो बिजनेस पर्सन है they will keep on investing in the economy so that they can meet that demand. Therefore investment will increase and the growth will also increase. Therefore in nutshell we can say that for developing economies savings are important, savings are good, but for developed economies it is undesirable. So this is an important conclusion you should remember. Now let us see the paradox of high savings and low income. In Indian economy presents a paradox of high savings rate with low income. Analyze. Indian economy के अंदर per capita income तो कम है, and there is low economy, we know this. However जो saving rates है वो वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा है. वर्ल्ड एवरेज इज़ अराउंड 25, फॉर इंडिया के अंदर इट इज़ मोर देन 30. सेविंग रेट इज़ मोर देन 30% ऑफ GDP. सो इसके पीछे रीजंस क्या हैं? वाई इंडियंस सेव मोर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? सो दीज आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. फर्स्ट इज द कल्चरल फैक्टर. इंडियन सोसाइटी इज नॉट वेरी कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी and we value savings more. As a society, we are less consumer oriented than the rest of the world. The second thing is lack of social security. Unlike developed countries जहाँ पे social security बहुत high है, unemployment allowance मिल जाती है लोगों को if they are not working. India के अंदर ऐसा नहीं है. So one has to save for the old age. One has to save in case there is unemployment. Therefore, there is a focus on savings. The next reason is inequalities. जितनी ज़्यादा inequality होगी उतनी ज़्यादा savings होंगी. On one side in India we have super rich people who have high net worth, who have high savings, and on the other side we have poor people. ज़्यादा inequality होना मतलब ज़्यादा rich और poor के बीच में difference होना, और जितना ये difference होगा उतनी ही ज़्यादा savings in an economy will be reflected. The next thing is the tax reduction. Government खुद incentivize करती है savings को through different income tax reductions. Another reason is that we have a stable and diversified financial sector. हमारा जो financial sector है that is very much stable and diversified. People have faith in the bank. They put their money in the banks. They put their money in other types of financial institutions. This is also the reason for the high savings in India. Now let us study the concept of vicious circle of poverty. It was given by Professor Ragnar. He said that a country is poor because the country is poor. He said that there is a vicious circle of poverty. और एक country poor है क्योंकि वो already poor है. Let us study this with the help of the diagram given. For example, क्योंकि country already poor है, that there is low level of investment in physical and human capital. Therefore इससे जो productivity होगी वो भी low होगी. अगर productivity low होगी तो पर कैपिटा जो इनकम है वो भी लो होगी. अगर इनकम लो होगी तो सेविंग्स भी लो होगी, और जो इकोनॉमी में जो डिमांड है दैट विल ऑल्सो बी लो, एंड दिस विल फर्दर फीड इनटू द लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल. सो देयर इज अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो कि पुअर कंट्री के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. सो इट इज डिफाइंड एज अ सर्कुलर कॉन्सुलेशन ऑफ फोर्सेस टेंडिंग टू एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन वन अनदर in such a way as to keep a poor country in the state of poverty. So this is the circular relationship
These are the different forces: low levels of investment in physical human capital, low saving, low demand. These are the different circular relationships which create vicious circle of poverty in the economy. This vicious circle perpetuate the low level of development in less developed countries.